या कह सकते हैं परमाणु द्रव्यमान। केमिस्ट्री में हम परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान को एक ही चीज मानेंगे, वैसे ग्रेविटी डिपेंडेंट होता है ये आप जानते हो, ठीक है ना, लेकिन हम इनको एक ही चीज मानेंगे। परमाणु भार क्या होता है? किसी भी एटम का मास है, अलग अलग एटम के लिए अलग अलग मासेस होते हैं जो किससे बनाए गए हैं, ये कंपेरेबल विद 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। हर एक एटम का मास कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कंपेयर करके बनाया गया है, ठीक है ना। कार्बन 12 का 1/12 पार्ट हो गया 1, और उससे जितना हैवियर होगा वो उसका क्या होगा, उससे जितना भारी होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, उसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, आप देखिए, एटॉमिक मास मे बी फ्रैक्शनल। एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, फ्रैक्शन में होता है, हो सकता है, यानी जरूरी नहीं है कि इंटीजर में हो 1, 2, 5 ऐसे नहीं। जैसे अपन एक एग्जांपल देखो, हम जानते भी हैं क्लोरीन का कितना होता है 35.5, एज इट इज आप बोरॉन का देखेंगे तो कितना होता है 10.8। किसी भी एटम का देखेंगे तो मोस्ट ऑफ एटम के जो एटॉमिक मास होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं। वो तो हम इंटीजर में बनाकर न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, तो हमें न्यूमेरिकल्स में इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना, तो इसको 11 यूज कर लेते हैं। ये तो खैर 35.5 यूज करते हैं, जैसे किसी का 20.2 है तो उसको 20 यूज करते हैं। तो इसमें कैसे होगा, तो हम क्या कहेंगे, इसका रीजन क्या है, एटॉमिक मास में भी फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल का मतलब होता है, क्या होता है, हिंदी में क्या बात करेंगे, भिन्नात्मक, मतलब पॉइंट्स में हो सकता है। तो देखिए इसका रीजन क्या है, कौन बताएगा इसका रीजन? इसका रीजन है बेटा atomic mass, because atomic mass is a relative average of isotopic masses of all the isotopes। बात समझ में आई आपको? ये क्या होता है, एक रिलेटिव एवरेज होता है, औसत होता है किसका, जो उसमें जितने आइसोटॉप्स प्रेजेंट है। जैसे कार्बन में है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कई तरह के आइसोटॉप्स होते हैं। इसी तरह से क्लोरीन है, तो क्लोरीन में भी क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दो आइसोटॉप्स होते हैं। उनका रिलेटिव एवरेज का मतलब होगा कि परसेंटेज डिपेंडेंट, रिलेटिव अबेंडेंस जो होते हैं उनकी कितनी प्रतिशत किसका उपस्थित है, उसके हिसाब से उनकी एवरेज निकालनी पड़ेगी आपको। उसके हिसाब से आपको क्या निकालना पड़ेगा, उनका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो आएगा, तो एक फॉर्मूला बनेगा, देखो, एवरेज एटॉमिक मास, यानी बेसिकली क्या होता है, औसत परमाणु भार है, ये द्रव्यमान है या परमाणु भार है, औसत परमाणु भार निकलेगा। एक फॉर्मूला होता है, ये बेटा इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि इस पे एक न्यूमेरिकल बनाएंगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट है अभी सभी चीजों में जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं वो बना लेना, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे आप उतना ही ज्यादा अपना कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग होते जाएंगे हम, ठीक है। हमें उनको क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना ही तो सीखना है। तो आप देखिए यहां पर अपन क्या कहें, ये m क्या चीज है, आइसोटॉपिक मास। आइसोटॉप समझते हैं ना, आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये किसका मास है, समस्थानिक का भार है, ठीक है। और n क्या चीज है, परसेंटेज है या रेशियो ऑफ आइसोटॉप, ये समस्थानिक कितने परसेंट है या उसका रेशियो क्या है। रेशियो समझते हैं ना, अनुपात में कितने हैं, जैसे कई बार दिया होगा कि ये 3:1 में है, ये 3:1 में है, ऐसे, ठीक है। जैसे अभी ये सब समझ में आएगा क्वेश्चन से। दो तरह के क्वेश्चन सिर्फ बन सकते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन बनाते हैं, देखो, लिखो, द मास परसेंट ऑफ क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 आर 75 एंड 25 रेस्पेक्टिवली। ध्यान से हिंदी में सुनिए इसको। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 की प्रतिशत कितनी कितनी दे रखी है,
क्लोरीन 35 की परसेंट तो दे रखी है ये, और क्लोरीन 37 वाला आइसोटॉप है उसकी परसेंटेज क्या दे रखी है 25। और क्या करना है, फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास। अब हमें क्या करना है, औसत परमाणु भार हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास वही फॉर्मूला है, वापस फॉर्मूला वही लिख लीजिए। जैसे देखिए औसत परमाणु भार में यही फॉर्मूला लगा देंगे हम, यहां से हटा देता हूं मैं ये, बिकॉज देयर आर ओनली 2 आइसोटॉप्स, 2 आइसोटॉप इसलिए 2 फॉर्मूला लगाए। अगर ये 3 आइसोटॉप होते तो यहां क्या लगाते, प्लस M3N3 प्लस N3, राइट। तो M1 कितना है 35 मास ऑफ आइसोटॉप, या तो यहां वाला लेना है या गिवन होगा 35.0 समथिंग तो वो ले लेना होता है। और उसकी परसेंटेज कितनी दे रखी है 75 प्लस 37 इंटू 25। और एक बात ध्यान रखना, परसेंटेज का सम हमेशा कितना होता है 100 होगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा 35.5। तो ये एक तरीका हो गया। जैसे देखिए हमें 2 आइसोटॉप दिए हुए थे, उनकी परसेंटेज गिवन थी और उसके बेस पे हमने निकाल लिया। इसमें दूसरा क्वेश्चन कैसा बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान लगाइए। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज 10.8। इस बार क्या दिया गया है एवरेज, इसको क्या बोलते हैं पता है आपको, औसत परमाणु भार। कितना दिया हुआ है बोरॉन का 10.8। फाइंड द मास परसेंट ऑफ बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11 इन द सैंपल। बोरॉन में आपको बोरॉन 10 और बोरॉन 11 की क्या करनी है, प्रतिशत मात्राएं कैलकुलेट करनी है। कितने परसेंट बोरॉन 10 है और कितने प्रतिशत बोरॉन 11 है। तो अब देखिए वही आएगा एवरेज एटॉमिक मास, क्या फॉर्मूला होगा M1N1 प्लस M2N2 N1 प्लस N2। सेम है बेटा, वही 2 आइसोटॉप है तो वापस वही काम करेंगे। इस बार ये गिवन है कितना 10.8। और आप ध्यान रखिए ये हमेशा कितना होता है परसेंटेज का सम 100। तो फिर देखिए अपने पास एक हिंट है, 10 को क्या ले लिया x और यहां 11 है। तो देखिए बेटा यहां पर काम करना पड़ेगा, लेट द मास परसेंट ऑफ बोरॉन 10 बी। मान लिया हमने, माना बोरॉन 10 की प्रतिशत मात्रा कितनी है x है, देन बोरॉन 11 विल बी, बताओ कितना होगा। देखिए कुछ बच्चे बोलेंगे y, लेकिन जैसे इसको x ले लिया इसको y लेंगे हम, आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, y लेंगे तो 2 वेरिएबल हो जाएंगे जिन्हें हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कोई ऐसा आंसर दे जिसमें एक ही वेरिएबल हो। क्लियर है, देखो ये कितना गिवन है 100 में से क्या करेंगे अपन x को, सब अगर 1% को आपने 40 माना तो दूसरे की परसेंट कितनी होगी 60। क्लियर है, ऐसे 20 होगा तो 80 होगी। तो हमें अगर एक की परसेंटेज x मान लिए तो दूसरे की परसेंटेज क्या होगी 100 माइनस x। इससे क्या होगा एक ही वेरिएबल रहेगा तो 11 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 माइनस x से। और इस तरह से आप x कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 20। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये आ गया 1080 10x प्लस 1100 माइनस x। तो माइनस x से इधर ले आए, 1100 में से 1080 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई। दैट्स वाई बोरॉन 10 तो कितना परसेंट हो गया 20%, और बोरॉन 11 कितना हो जाएगा 100 में सब्ट्रैक्ट कर देना। ये क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। तो 2 ही तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकता है इस टॉपिक पे, जिसमें एक तो आपसे पूछ सकता है औसत परमाणु भार एवरेज एटॉमिक मास, और दूसरा आपसे पूछ सकता है उनकी क्या प्रतिशत मात्राएं कि उनके आइसोटॉप्स की परसेंटेज क्या है। हमें देखने में टॉपिक बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन देखिए मैं भी आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं जिससे आपको लगेगा कि टॉपिक छोटे नहीं है, जो कहीं भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आईआईटी में बेटा 2009 में आया क्वेश्चन। ये मैं लिखता हूं पूरा क्वेश्चन।
द मास परसेंट ऑफ Fe54, Fe56 and Fe57 are 5, 90 and 5%. तीन आइसोटोप दे रखे आयरन के, आयरन 54, आयरन 56 और आयरन 57, और तीनों की परसेंटेज दे रखी है 5, 90 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। क्या करना है? फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आयरन। Fe का एटॉमिक मास अब हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ऑप्शन गिवन थे ये 54.95, बी था 55.95, सी था 56.05 और ये था 56.95। ये चार ऑप्शन है बेटा, आप देखिए। अब ये क्वेश्चन आपको देखना है और आराम से आ जाएगा, मैं अब सॉल्व नहीं कर रहा हूं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। आप चेक कर लेना, तीनों के मासेस गिवन है, तीनों की परसेंटेज गिवन है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें m1 n1 प्लस m2 n2 प्लस m3 n3 और हो जाएगा, आप अपने आप करना, तो इससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक टॉपिक और कंप्लीट हो गया कि एटॉमिक मास किस तरह से एवरेज होता है, उसको इस तरह से लेना होता है। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन और होता है बच्चों को कि एटॉमिक मास की यूनिट के लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, आपको यूनिट के लिए वैसे तो क्या होता है, इट इज ए रिलेटिव वैल्यू, तो यूनिट लेस बताना होगा इसे। लेकिन आप अब देखेंगे ध्यान से, हम वापस बात करेंगे एटॉमिक मास। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास में आपको नोट करा रहा हूं जो आपको याद कर लेना है या फिर उनको नोटिस में रखना थोड़ा। वैसे 99% गिवन होते हैं, लेकिन फिर भी 20 तक के तो कम से कम आप याद रखेंगे जो आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करने होते हैं। ये लिख लीजिए, ये मैं इंटीजर में लिख रहा हूं जो हमें यूज करने होते हैं न्यूमेरिकल्स में। एग्जाम में गिवन होंगे 10.8 तो 10.8 ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज बोरॉन का क्या ले लेंगे 11, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियॉन वैसे रिक्वायर्ड नहीं है 20, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और क्या कैल्शियम। कैल्शियम और आर्गन दोनों का 40 होता है, पोटेशियम का 39, पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31। ऐसे लर्न कर लेना है, ये 20 तक का तो आपको आना ही चाहिए। फिर भी और कुछ कॉमन है जिनकी रिक्वायरमेंट होती है जो खास तौर पे यूज आते हैं। क्रोमियम 52, मैग्नीज 55, आयरन 56, कॉपर का कई बार यूज आएगा 63.5, ब्रोमीन का यूज आएगा 80, सिल्वर यूज आएगा 108, आयोडीन यूज आएगा 127, बेरियम यूज आएगा 137। ये कुछ इतने है। और वैसे आप ये मत मानिए, कंपटीशन में तो हमेशा गिवन होते हैं, स्कूल में कुछ अवॉइड कर सकते हैं 20 तक के, तो आप इनसे अवेयर रहेंगे। ये एटॉमिक मासेस हैं कुछ, सम एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो ये बेटा इनको अपने को याद कर लीजिए ताकि अपने को क्या हो, कहीं देखने की रिक्वायरमेंट कम से कम हो। तो ये आपने देखा एटॉमिक मासेस यूज करना है। अब देखो, अब किसी ने पूछा, एक क्वेश्चन है, देखो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ये क्वेश्चन है मान लो। तो इसके दो अलग अलग बच्चे दो अलग अलग आंसर देते हैं। एक बच्चे ने आंसर दिया 12U, या इसे बोलते हैं 12 AMU। U यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट है, परमाणु द्रव्यमान इकाई, हिंदी में क्या बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट को, परमाणु द्रव्यमान इकाई। और वैसे हिंदी में रिक्वायर्ड नहीं है ये, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग है? और एक बच्चे ने आंसर दिया कितना 12 ग्राम, इसका क्या मीनिंग है? तो देखिए, आज आप दोनों चीजों में डिफरेंस समझ लीजिए ताकि फ्यूचर में कभी भी ये चीजें अपने को कंफ्यूज नहीं करें। 12U या 12 AMU, इसका मतलब होता है मास ऑफ
1 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के एक एटम का मास है ये, सिंगल एटम का मास, समझ में आ गया? कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान है, भार है, ठीक है। और 12 ग्राम ये दिया होगा, तो ये क्या होगा, ये कितने का मास है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। अब 1 मोल में कितने एटम होते हैं आप तो जानते ही हो, यानी इसको क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, मास ऑफ कितने, Na एटम्स ऑफ कार्बन। Na क्या चीज है जानते हो, एवोगैड्रो नंबर, क्या चीज है, एवोगैड्रो नंबर। कितना होता है ये, कुछ बुक्स में 6.022 लिखा रहता है, एक ही बात है, 6.023 इंटू 10⁻23, ये है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो संख्या जिसे हिंदी में बोलते हैं। यानी हर एक किसी एटम के मोल में इतने ही एटम होते हैं, अगर 1 मोल है तो इतने एटम होंगे, तो ये इतने एटम का मास है। तो अब आपको एक क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ये क्वेश्चन आया। हिंदी में क्या बोलेंगे, कार्बन के एक परमाणु का भार या द्रव्यमान ज्ञात करें, ये क्वेश्चन आया है। कैसे करेंगे बेटा, देखो तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज मास ऑफ कितने एटम का मास, इन ग्राम में करना है बेटा, ये क्वेश्चन क्या है, आपको कार्बन के एक परमाणु का भार किस में कैलकुलेट करना है, ग्राम्स में। तो मास ऑफ इतने एटम्स ऑफ कार्बन कितना होगा बेटा, 12 ग्राम। मास ऑफ Na एटम ऑफ कार्बन, भाई ग्राम में लिखेंगे वो कितने एटम का मास होगा, Na एवोगैड्रो नंबर का। तो अब किसका, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 12/6.023 इंटू 23। ये आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स आएगा 1.99 इंटू 10 की पावर कितना, इतने ग्राम्स में आ गया। और इसी को अपन क्या लिख सकते थे, या अपन बोलेंगे 12U या 12 AMU। तो इसका मतलब कुछ रिलेशन बताइए, 1 AMU या 1U, जैसे इसी को 12 AMU बोल सकते हैं ना अपन, तो 12U या 1 AMU कितना हुआ, 1/, ये किस में लिख देंगे अपन, ग्राम्स में। या देखो इसको भी सॉल्व कर देता हूं मैं, ये रिलेशन याद रखें बेटा, अगर आपको AMU को ग्राम में या ग्राम को AMU में बदलना हो तो इस रिलेशन को यूज कर लें। एक AMU का मतलब होता है इतने ग्राम या 1/Na ग्राम, क्योंकि वो तो क्लियर है, 12 हटा दो अलग, 1 दिस, तो 12U, तो U की वैल्यू तो है ये, तो उसको अपन ने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आ गया सबको? तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि AMU क्यों लिखा हुआ है या ग्राम क्यों लिखा हुआ है। 12 का मतलब 12, आपको कोई पूछे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन तो आप आंसर देंगे 12, राइट, ये चीज है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। या अपन एक तरह से क्या बात करें, प्रतिशत संगठन है बेसिकली। हिंदी में क्या वर्ड होता है, इसका सही वर्ड क्या है, कि किसी भी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज कितनी कितनी है ये बतानी होगी। जैसे देखो क्या मतलब होता है, मास परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड, किसी यौगिक में प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा। समझ में आ गया? किसी भी यौगिक में प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा को अपन बोलते हैं प्रतिशत संगठन, मास परसेंट।
तो मास परसेंट के हिसाब से अपने को चेक करना है। देखिए किसी का भी मास परसेंट निकालेंगे अपन, मास परसेंट, तो इसका एक फॉर्मूला होगा, उस एटम का एटॉमिक मास इनटू व्हाट, एटॉमिसिटी, और नीचे कौन सा मास आएगा, मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। ध्यान दीजिए, चीजें समझ में नहीं आएगी अभी क्वेश्चन करेंगे जब आएगी बात समझ में। किसी भी एलिमेंट का मास परसेंट निकालना है, उसका एटॉमिक मास, जैसे कार्बन है तो कार्बन का 12 होता है, कार्बन के एटम का नंबर होता है एटॉमिसिटी, हिंदी में इसको बोलेंगे एटॉमिसिटी को क्या, परमाणुकता, यानी बेसिकली क्या होती है ये, नंबर ऑफ एटम्स, और मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम निकालना सीखें क्या चीज, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, मॉलिक्यूलर मास, जिसे मैं वापस देखिए आणविक द्रव्यमान की बजाय अणुभार लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास या वेट। केमिस्ट्री में मैंने बताया ना आपको, वेट और मास में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे अपन यहाँ, ठीक है। तो अणुभार कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे अपना कौन सा एग्जांपल आया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आया। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना है, किस तरह से आएगा, H का एटॉमिक मास कितना था 1, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, प्लस सल्फर का कितना होता है 32, उससे किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, H के 2 एटम है, सल्फर का 1 एटम है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, और आप इनको टोटल कर लीजिए बेटा, कितना आएगा 98। ऐसे देखिए आप एक और एग्जांपल लीजिए, ये एग्जांपल लिया, मान लो इट इज नॉन एज एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास बोलो 27, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, प्लस सल्फर के कितने एटम है, देखिए SO4 यहां तो 1 ही है, लेकिन होल थ्राइस का मतलब होता है S से भी मल्टीप्लाई करना, O से भी मल्टीप्लाई करना। तो S का एटॉमिक मास कितना होता है 32, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस O का कितना होता है 16, और 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, देखिए अंदर तो 4 थे लेकिन होल थ्राइस है, तो 4 3 जा 12, इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कितने आएगा 342। ऐसे आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो Al2SO4 होल थ्राइस, इससे अपन ने क्या करा, उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया, इसका भी कैलकुलेट कर लिया। तो अब इस मॉलिक्यूलर मास को यूज करके 2-3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्कूल में क्वेश्चन आता है एक, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, सपोज इसी का ले लेते हैं अपन, एल्यूमिनियम सल्फेट। आपको हिंदी में देखिए, एल्यूमिनियम सल्फेट में प्रतिशत संगठन ज्ञात करना है। हर एक एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इन सब के आपको प्रतिशत मात्राएं कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए देखिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मॉलिक्यूलर मास कितना है, अभी अभी अपन ने कैलकुलेट किया था 342 है। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से एलिमेंट है, मास परसेंट ऑफ एल्यूमिनियम, ऐसे ही कौन सा होगा, मास परसेंट ऑफ सल्फर, और तीसरा एलिमेंट कौन सा है बेटा, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। इन तीनों की मास परसेंट हमें कैलकुलेट करनी है। तो एल्यूमिनियम क्या फॉर्मूला बताया था हमने भाई, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो हमेशा किससे मल्टीप्लाई होगा 100 से। और आप तो सीधी देखो ना बेटा, एल्यूमिनियम के बाहर का प्रतिशत निकालना है, तो ऊपर एल्यूमिनियम का मास आएगा, नीचे टोटल मास आएगा इनटू 100। उस कंपाउंड, ये पूरा एक कंपाउंड है, इसका टोटल मास कितना है 342, तो नीचे तो हमेशा 342 ही रहेगा सबका। अब आपको एल्यूमिनियम का मास निकालना है, तो इस कंपाउंड में एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27, और कितने एटम है उसके 2, तो 27 × 2। सल्फर में बताएं 32 इंटू कितना होगा 3, एज इट इज क्या हो जाएगा बेटा, 16 इंटू कितना हो गया 12। इस तरह से आप इनकी परसेंटेज यहां पर क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड में ईच एंड एवरी एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रतिशत संगठन, ठीक है। ये है प्रतिशत मात्राएं,
अब देखिए इसमें ये तो स्कूल लेवल का क्वेश्चन हो गया। स्कूल की बुक में आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट लेसन में क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में Na2SO4 में परसेंटेज कंपोजिशन आपको निकालना है, तो सोडियम का निकाल लेंगे, सल्फर का निकाल लेंगे, ऑक्सीजन का निकाल लेंगे, सेम प्रोसीजर होगा। एक आप देखिए क्वेश्चन कराते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट लेवल का, जो अपने मेडिकल में 2-3 बार आए हैं, 2006 में आया है, 2008 में आया है AIPMT में। ऐसे क्वेश्चन को देखना है अब ये क्वेश्चन किस तरह का देखिए, द मास परसेंट ऑफ सल्फर in a compound is 8। किसी भी यौगिक में सल्फर की कितनी प्रतिशत है? 8% है। फाइंड द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। उस कंपाउंड का मिनिमम का मतलब समझ में आ गया, न्यूनतम अणुभार आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? मास परसेंट जो दे रखी है, और यहां ऊपर क्या थे? एटॉमिक मास इनटू क्या था भाई? उस एटम की एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है एटॉमिक मास से। तो यह मास परसेंट कितना दिया हुआ है? 8। ये क्या दे रखा? 100। एटॉमिक मास सल्फर का कितना होता है? 32। ये सब चीजें तो नॉन है, सिर्फ एक चीज अननोन है, वही क्वेश्चन का बेस है। यहां क्या पूछा है? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, न्यूनतम अणुभार। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास जब भी होता है इसका मतलब मिनिमम एटम लेने पड़ेंगे आपको, और मिनिमम एटम कितने होते हैं? किसी भी में मिनिमम एटम इंटीजर में होता है, इंटीजर में मिनिमम कितना होगा? 1। इस वजह से अपन क्या कहेंगे? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 400। नीचे एक नोट लगा देंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार तो मेडिकल में आया है, 1 बार AIEEE में भी आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या लगाना नोट? इन केस ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास एटॉमिसिटी इज टेकन एज 1। यानी हम क्या कहेंगे? न्यूनतम अणुभार की स्थिति में परमाणुकता कितनी लेंगे? 1। परमाणुओं की संख्या कितनी लेंगे? 1। तो ये ऑटोमेटिकली आप 1 लेकर ये क्वेश्चन करेंगे तो ये दूसरा टाइप का टॉपिक भी अपना क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए 2-3 टॉपिक कंप्लीट हो गए। एटॉमिक मास अपन कर सकते हैं, इसी तरह से परसेंटेज कंपोजिशन निकाल के जो एप्लीकेशन वाइज क्वेश्चन आएगा वो भी अपन कर पाएंगे। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, स्कूल में भी दे सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल स्कूल के क्वेश्चन में तो सीधा प्रतिशत संगठन ही निकलवाते हैं, तो वो कैलकुलेशन करेंगे। तो ये बातें हो गई है बेटा। अब इसके बाद आगे और नए टॉपिक आएंगे, जैसे हाँ नेक्स्ट टॉपिक है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हिंदी में कहेंगे मूलानुपाती सूत्र, और ये है अणुसूत्र। First, there is a relation between molecular formula and empirical formula is molecular formula is equals to empirical formula into n। यहां पर n क्या है? मॉलिक्यूलर मास, जैसे अणुभार लिखना है ऊपर, अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, जो मूलानुपाती सूत्र आया है उसका मास। ये कैलकुलेट करके n निकालेंगे, n से एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे?
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, किसके बारे में बताता है? ये हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताएगा किसी भी एलिमेंट के, जितने भी एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो किस रेशियो में उनके मोल्स अवेलेबल हैं ये बताएगा। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, अभी हम एग्जांपल देखेंगे। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उस एलिमेंट के एक्चुअल नंबर बताएगा। जैसे इसको हम बेसिकली अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल, हमारा एक एग्जांपल है बेंजीन। क्या फॉर्मूला होता है बेंजीन का? C6H6। ये तो क्या चीज है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या हो जाएगा? क्या कहेंगे इसको? CH। कैसे निकाला एम्पेरिकल फॉर्मूला? कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या था शुरू में? टोटल नंबर ऑफ कार्बन मोल्स कितने हैं? 6। हाइड्रोजन के कितने हैं? 6। कार्बन के 6 मोल हैं, हाइड्रोजन के भी 6 मोल हैं। लेकिन इनमें जब रेशियो निकालेंगे तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आएगा? 1:1। दैट्स वाई इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? CH। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे हमने बोला पेंटीन, 10th में हमने पढ़ा हुआ होता है। एल्कीन, क्या जनरल फॉर्मूला होता है एल्कीन का? CnH2n। एल्केन का होता है 2n+2, एल्काइन का होता है 2n-2। ये तो सब 10th में आता है। तो n की वैल्यू पेंट मतलब कितनी पुट करें? 5, तो C5H10। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा इसका? तो आप देखिए कार्बन और हाइड्रोजन किस रेशियो में हैं? 1:2। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला? CH2। सॉरी, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? CH2। तो ये रिलेशन है एम्पेरिकल फॉर्मूला और किसमें? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। तो अब देखिए सभी क्वेश्चन में बस एक ही चीज रह गई कि हाउ कैन वी डिटरमाइन एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया, मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है, तो आप क्या फाइंड कर पाएंगे? n। और n की हेल्प से अपन क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डायरेक्ट एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। ये क्वेश्चन है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स, क्या क्या है उसमें देखिए बेटा, 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन, और ऐसे लिखा है रेस्ट इज ऑक्सीजन सपोज, और ये ऐसे दिया हुआ है। और ये सब चीजें कैसे है? बाय मास, मतलब किसके हिसाब से? भार के हिसाब से कितने परसेंट है? एक 40% है, हाइड्रोजन 6.67% है, और ऑक्सीजन कितना है? 53.33% है। राइट? तो अब हमें क्या करना है बेटा, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है, कितना है? 60। तो अब अपना क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड, देखो बेटा मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र हमें कैलकुलेट करने हैं। किस तरह से करेंगे देखिए बेटा, तो अपने पास सीधी चीज क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें मोल्स के रेशियो निकालने पड़ेंगे, और उन मोल्स के रेशियो निकालने के लिए हम पूरा एक सिस्टम से काम करेंगे। स्कूल में आता है, 11th में, 12th में भी ऑर्गेनिक में ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें ऐसा दिया हुआ होता है, जिनमें हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप देखिए एक टेबल बनाएंगे जिसके 5 कॉलम होंगे ऐसे, ये एक टेबल बना दिया हमने।
यहां पर क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स कौन कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वेरी सिंपल। आफ्टर दैट उनकी क्या गिवन है, उनके भार गिवन है, कितने कितने गिवन है, ये 40% है, ये 6.67% है और ये 53.33% है। ऐसे कोई भी एलिमेंट आ सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कुछ भी, उन सब की परसेंटेज यहां पे देखिए, मास हो चाहे मास परसेंट हो चाहे रेशियो हो मास का। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, मोल्स। मोल निकालने के लिए आप देखिए यहां एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला देखिए, हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स जब भी निकालने हो आपको, तो ऊपर क्या होता है बेटा, गिवन मास, जिसे आपको किस में लेना है, ग्राम में, और नीचे क्या आएगा, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम परमाणु भार, नीचे तो परमाणु का भार आ जाएगा, और ऊपर जो मास जितना दिया हुआ है, जैसे कार्बन का मास 40% है, अपन इसको ग्राम में मान लेते हैं, ये 40 ग्राम है, ये इतने ग्राम है, ये इतने ग्राम है, ओके। तो 40 ग्राम को किससे डिवाइड करें, कार्बन के एटॉमिक मास से। कितना होता है कार्बन का एटॉमिक मास, 12। हाइड्रोजन का बोलो बेटा, 1। 53.33 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आएगा अपना, डेसिमल के बाद एटलीस्ट 2 डिजिट तक आपको कैलकुलेट करना होता है, तो 3.33, ये हो जाएगा बेटा 6.67, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.33। देखिए कोई भी आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो उसके लिए आपको मोल्स के रेशियो इंटीजर में रिक्वायर्ड है। अगर ये इंटीजर में आ जाते हैं, जैसे 1, 2, 1 ऐसे आ जाते हैं, मान लो 3 आ जाता कुछ भी, तो हम लिख देते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर ये इंटीजर में नहीं आते हैं, जो जनरली नहीं आएंगे, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव मोल्स। रिलेटिव मोल मतलब किसी इनमें से किसी एक को अपन 1 मान लेंगे, उसके रेस्पेक्ट में अपन औरों के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो जो सबसे छोटा नंबर आया है इनमें, उसको 1 मानेंगे। 1 मानने का मतलब क्या है, आप क्या करें, जो सबसे छोटा नंबर है इन तीनों में, तीनों वैल्यूज को उससे डिवाइड कर दो। जैसे 3.33 सबसे छोटा है, तो इसको भी उससे, इसको भी उससे, इसको भी उससे डिवाइड किया, तो ये कितना आ गया 1, ये भी कितना आ गया 1, और ये कितना आ गया अप्रॉक्स 6.66 होता है जो सब इक्वली है, ये 2 आ गया। तो अब इंटीजर में आ गए, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, CH2O। बिकॉज देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आया मोल्स का, 1:2:1, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया CH2O। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आपके पास आ चुका है, तो अब बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय n, ये अपने इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें n पुट करना है आपको। n पुट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, ऊपर उसका मॉलिक्यूलर मास लेंगे, नीचे क्या लेंगे 30। ये 30 कहां से आया है, ये इसका मास है, तो हम यही लिख देंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कितना होगा बेटा, 12 + 2 + 16, यानी कितना हो गया बेटा, जैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते थे ना, अब 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, वैसे का वैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लिया। और ये फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, यानी ऊपर तो क्या होगा, अणु का अणुभार होगा, और नीचे कौन सा होगा, मूलानुपाती सूत्र का भार होगा। तो ये हमेशा इंटीजर में आएगा, ध्यान रखना है। अगर ये इंटीजर में नहीं आता है, इसका मतलब हमने कोई ना कोई मिस्टेक की है, उसको वापस से चेक कर लेंगे। दैट्स वाई अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, CH2O को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो अपना आंसर क्या आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, C2H4 और क्या O2। ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है, जब भी आपको किसी का भी क्या निकालना हो, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हो, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना हो, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना हो, हर बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन लिखाता हूं जो AIEEE 2002 में आया था। सेम क्वेश्चन AIPMT में भी 2-3 बार आए हुए हैं, जैसे AIPMT में भी 2 में आया था और एक 10 में आया है AIPMT में। देखिए बेटा, AIEEE 2002
एक क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखना। एक कंपाउंड दिया हुआ है, राइट, कंटेन्स, वैसे देखिए आप, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इनके रेशियो दिया हुआ है। थ्री इज टू 1 इज टू 3.5। ये इनके भार के रेशियो दिए हुए हैं, मास रेशियो, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मास का रेशियो इस तरह से है, 3:1:3.5। और इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास गिवन है, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास गिवन है कितना, 108। और वही क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, इसका इसी तरीके से टेबल बनाकर काम करेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताया था ना, क्या बोलते हैं इसको, अणुसूत्र। आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ठीक आप इसी तरह की टेबल बनाएंगे। देखिए इसमें मैं आपको कुछ चीजें चेंज कर लेते हैं। देखो ये सब चीजें ऐसी रहेगी, एलिमेंट मास परसेंट की बजाय क्या गिवन है, मास रेशियो गिवन है, अनुपात गिवन है मास के। तो इस टेबल को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं बेटा, एक बार रुको। क्योंकि बिल्कुल डिटेल में एक बार इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि स्कूल में एज इट इज आते हैं बेटा ये क्वेश्चन। कार्बन, हाइड्रोजन और कौन है, नाइट्रोजन। क्या रेशियो दिया गया मास का, 3:1:3.5। एक मिनट, ये 3 नहीं है बेटा, यहां चेंज करना है थोड़ा हमें। ये कितना है, 9:1:3.5 है, सॉरी, ठीक है ना, ये वैल्यू थोड़ा ध्यान नहीं है। 9:1:3.5 वैल्यू आई थी। देखिए कार्बन की जो मास रेशियो गिवन है 9 है, तो यहां पर वही काम करना है जैसे परसेंटेज होती है या मास होता है या मास रेशियो होता है, हम उसे मास ही मान लेते हैं। तो हम मान लें 9 ग्राम है, ये 1 ग्राम है, ये 3.5 ग्राम है, मास का रेशियो तो इसी तरह मान लिया अपन ने। तो 9 को किससे डिवाइड करेंगे, 12 से, 1 को किससे, 1 से, और 3.5 को किससे डिवाइड करेंगे, 14 से, क्योंकि 14 किसका एटॉमिक मास है, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14। तो देखिए बेटा डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक काम करना होता है। तो अपने आंसर आ गए 0.75, 1 और 0.25। इंटीजर में नहीं आए सारे, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 0.25। इसको इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे सबको, सब वैल्यू को आप किससे डिवाइड कर देंगे, 0.25 से। तो ये हो गया 1, ये हो गया 4 और ये कितना है, 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, C3H4N। तो हम कहेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, C3H4N। अब देखिए सेम वही प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही काम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू N। एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे आप, उसके लिए आपको क्या करना था, ये सारा प्रोसीजर करना था। तो यहां पर क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास कितना है, देखिए मॉलिक्यूलर मास और नीचे कौन सा मास आएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना है, ये 108। ये तो गिवन होता है मॉलिक्यूलर मास तो हमेशा। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आप यहां से कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, 12 × 3 36, 1 × 4 +4 +14 कितना हो गया बेटा, 54। तो 108 को 54 से डिवाइड करके अगेन कितना आ गया, 2। तो इसमें भी क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H4N, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये वैल्यू 2 की बजाय 3 आती है, 4 आती है, तो उससे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, C6H4
N2 सॉरी C6H8N2 2 से मल्टीप्लाई करना था, 3 को 2 से किया, 4 से किया, फिर N से किया, तो ये अपना क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। 4 ऑप्शन होते हैं तो उसमें कंपटीशन में क्या होता है, इतना करने की जरूरत नहीं होती है, उसमें आप एम्पेरिकल फॉर्मूला वर्बली देख सकते हैं, 9 से कैसे आएगा आपको नजर आ जाएगा उसमें। और 4 ऑप्शन होंगे, उनमें मान लो एक का ही मॉलिक्यूलर मास 108 है, तो हम उसको कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि इतना करने की जरूरत नहीं है ना। उसमें आप चेक कर लेंगे कि अगर किसी एक का ही एटॉमिक मास 108 है तो उस ऑप्शन को वैसे टिक कर देंगे, अदरवाइज आपको देखना पड़ेगा, अगर 2 के हैं तो फिर इस तरीके से थोड़ा सा अपन काम करके काम। ओके।